हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपके सामने हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके स्पून फीड सीरीज़ में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो आज ही पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इस विधेयक को लाने की। फिर ये भी समझेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, इतिहास क्या है वक्फ बोर्ड का, इंडिया में कितने वक्फ बोर्ड हैं और क्या परेशानियां रही हैं जिसके कारण ये अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है वक्फ एक्ट में। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन टुडे। मेरा नाम प्रज्ञा है और स्वागत है आप सभी का श्री राम IAS के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने बताया, जो मोदी कैबिनेट है वो पार्लियामेंट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो टेबल करने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि ये अमेंडमेंट बिल जो है 5 अगस्त को टेबल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त के पीछे स्टोरी क्या है कि उस दिन बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था। तो ऐसा ये कहा जा रहा था कि मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ये बिल भी 5 अगस्त को ही टेबल होगा पार्लियामेंट में, बट आज फाइनली जो है लोकसभा में इसको टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या चेंजेस हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और प्रपोज चेंजेस क्या हैं, क्या बदलाव जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं वक्फ एक्ट में। तो सबसे पहला बदलाव है वो ये है कि 2 बिल्स हैं, ठीक है। तो पहले बिल से क्या होगा, जो मुसलमान वक्फ कानून 1923 है, मुस्लिम वक्फ एक्ट ऑफ 1923, उसको कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, ठीक है। इट विल बी रिमूव्ड। और दूसरे बिल के जरिए वक्फ एक्ट 1995 में इम्पॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट्स होंगी, महत्वपूर्ण जो है संशोधन होंगे, ठीक है। वक्फ एक्ट 1995 जो है आपका गवर्निंग लेजिस्लेशन है वक्फ बोर्ड इन इंडिया का, ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है ये मैटर और केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी, अभी विवाद जो है वो बढ़ रहा है। खींचातानी तो हमेशा से रही है, स्पेशली दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद तो ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग काफ़ी मिसयूज़ करते हैं जो पावर्स इनके हाथ में दी गई हैं उनका, ठीक है। इसके बाद 40 संशोधन जो है वो करने जा रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वक्फ एक्ट 1995 में, वो है सेक्शन 40 का रिमूवल। सेक्शन 40 काफ़ी स्वीपिंग पावर्स देती है वक्फ बोर्ड को, ठीक है। वक्फ बोर्ड को क्या पावर देती है कि वो कोई भी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट कर सकता है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट कर सकता है, प्रॉब्लम है जो लैंग्वेज लिखी गई है। सेक्शन 3 में लिखा गया है ऑफ 1995 एक्ट कि वक्फ बोर्ड को अगर लगता है, इफ इट थिंक्स सो, इफ द वक्फ बोर्ड थिंक्स सो, कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो उसको वक्फ प्रॉपर्टी डेजिग्नेट कर सकता है। और सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ क्या है कि आप इसके खिलाफ, इस डेजिग्नेशन के खिलाफ किसी भी अदालत को अप्रोच नहीं कर सकते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 85। आप वक्फ बोर्ड का ना डिसीजन पलट सकते हैं, ना आप किसी भी अदालत में इस डिसीजन के खिलाफ अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररी और अनफेटर्ड पावर्स दे दी गई हैं और ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड अब लैंड माफिया जैसे बिहेव करने लगा है। हम लोग समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शिकायतें हैं, ठीक है, जिसके कारण ये प्रपोज्ड संशोधन जो है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो सरकार ले आने की बात कर रही है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि 40 जो अमेंडमेंट्स हैं वो करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में, वक्फ एक्ट 1995 में, ठीक है। और क्यों करने जा रही है? ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ताकि
ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ठीक है, वक्फ बोर्ड की। आप शॉक हो जाएंगे ये जान के कि वक्फ बोर्ड की जो कमाई है उसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है और काफ़ी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जो कि वक्फ बोर्ड में जो सदस्य बैठे हुए हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं। और सच्चर कमेटी फॉर्म की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सच्चर कमेटी फॉर्म की गई थी। उसने भी यही कहा है कि वक्फ बोर्ड में इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसको अधिकार नहीं होना चाहिए उस वक्फ प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट करने का। अगर डेजिग्नेट कर भी रहा है तो क्रेडिबल सोर्सेज से उसको वेरीफाई करना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस थी और काफ़ी दिनों से जो मुस्लिम महिलाएं हैं, स्पेशली डिवोर्स्ड मुस्लिम महिलाएं, जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनके इस्तेमाल के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का यूज़ एक्चुअल में होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे अबाउट द इरेगुलरिटीज़ इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वक्फ बोर्ड। इसी कारण केंद्र सरकार ने ये अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है, जो कि आज टेबल होने वाला है अपना इंडियन पार्लियामेंट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस डिस्कशन में। अब प्रपोज चेंजेस क्या है? सबसे पहला तो एक्ट का नाम बदल दिया जाएगा, ठीक है, जो वक्फ एक्ट 1995 है अपना, वक्फ एक्ट 1995, इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995। तो सबसे पहले तो प्रपोज्ड नेम चेंज ये है वक्फ एक्ट 1995 का, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995। इसके बाद क्या किया जाएगा? तो इसके बाद इसकी अनफेटर्ड जुरिस्डिक्शन जो है उसको भी कर्व किया जाएगा, यानी सेक्शन 40 रिपील कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? मैं आपको समझा रही थी कि काफ़ी सारी खींचातनी जो है वो चल रही है वक्फ बोर्ड का, जो भी मन करता है वो करने लगा है, जिस भी प्रॉपर्टी को मन करता है वो उसको डेजिग्नेट कर देता है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। और किसी भी रिलीजियस एंटिटी में ये पार किसी भी और कंट्री में नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट इस्लामिक कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, सच एज ओमान, वहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही ये पार दी गई है, जिसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था 2013 अमेंडमेंट के बाद। तो ऐसे तो वक्फ को ये भी लग सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस उनकी वक्फ प्रॉपर्टी है। सो इस चीज़ को, इस आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसका जुरिस्डिक्शन को भी कर्व किया जाएगा। फिर वक्फ बोर्ड है, उसको कंपल्सरी वेरिफिकेशन फॉर ऑल द प्रॉपर्टी क्लेम्स मेंटेन करने के लिए कंपल्सरी वेरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। हम लोग देख रहे थे अभी तक कि हाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, तो उसको भी एड्रेस किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी कॉम्पोजिशन को भी ऑल्टर किया जाएगा। पहली बार मुस्लिम विमेन को वक्फ बोर्ड्स में रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स में 2 विमेन और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलेगा। इट इज़ जेंडर इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? महिलाएं ही हैं, जो आवाज़ बार बार उठा रही हैं कि एक बार हमारे शौहर ने तलाक दे दिया तो उसके बाद हमारा वक्फ भी नहीं है। वक्फ के पास ये पार होता है कि वो उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस कारण भी जो है आवाज़ उठाई जा रही थी। तो अब फाइनली महिलाओं को, इनफैक्ट नॉट ओनली महिलाओं को बल्कि नॉन मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वक्फ बोर्ड में। इसके बाद क्या होगा देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। तो
तो जहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का जो है वो इंट्रोडक्शन होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड नहीं है वहाँ पे, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ट्रिब्यूनल्स के पास भी जा सकते हैं। The bill also proposes the establishment of a separate board of औकफ। औकफ क्या होती है? वक्फ को मतलब जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल मूवेबल जो कि एक वकीफ वक्फ को देना चाहता है उसको हम लोग औकफ कहते हैं फॉर द बोहराज एंड आगा खानीज। तो बोहराज आगा खानीज जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग कहते हैं, इनके वेलफेयर के लिए भी एक अलग से बोर्ड बनाने की बात जो है वो बिल, नया अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 प्रपोज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस डिस्कशन में। जो बिल है वो वक्फ को क्लियर डेफिनेशन देने की भी कोशिश कर रहा है, एंड एज पर डेफिनेशन जो कि प्रपोज्ड न्यू डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के पास पावर होगी वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट करने की, और वो भी ऐसा मुस्लिम जो पिछले 5 साल से एटलीस्ट इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो और उसके पास अपनी खुद की ओनरशिप होनी चाहिए जिस प्रॉपर्टी को वो डोनेट करने की कोशिश कर रहा है वक्फ को। तो वक्फ की एक क्लियर डेफिनेशन जो है यहाँ पे सामने आ रही है बिल में जो प्रपोज की गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ वक्फ बोर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में आ रहा था तो आपके दिमाग में भी आ ही रहा होगा कि मैम आप बार बार बोल रही हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ बोर्ड। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है ये बोर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इस वर्ड की बात करूं वक्फ, तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोको पदार्थ। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो आप दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी दोनों नेचर की हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, एक बार आप ये प्रॉपर्टी दे दिया आपने वक्फ को एज अ चैरिटेबल डोनेशन, आप इसको वापस नहीं मांग सकते हैं। आपकी सारी ओनरशिप जो है वो इस प्रॉपर्टी पे से ख़त्म हो जाएगी। अब वक्फ बोर्ड जो है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो जाएगा। अब वो चाहे उसको सेल करे, चाहे लीज आउट करे, रेंट पे लगाए, ठीक है, तो ये अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो हो जाती है। तो बेसिकली वक्फ बोर्ड क्या है, वो एक संरक्षक है आपकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, दैट इज अ सिक्योरिटी बोर्ड, या कह सकते हैं एक मैनेजमेंट बोर्ड है। एसेट मैनेजमेंट बोर्ड है जो कि देखभाल करता है जो भी एसेट्स उसको मिली हैं एज अ डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन। किसके लिए यूज़ कर सकता है, तो गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगर कोई मुस्लिम वुमेन बहुत सताई गई है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वक्फ प्रॉपर्टी से उसका मेंटेनेंस भी है जो पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारे पर्पसेस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो वक्फ बोर्ड करता है। ठीक है, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, ज़मीन, मकान या कोई भी कीमती चीज़ वक्फ को है जो वो दान कर सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिस्ट्री समझते हैं वक्फ बोर्ड की। तो कहाँ से कंसेप्ट कहाँ से आया, तो दिल्ली सल्तनत से आया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से आया। फिर ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट निकाला था, मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट। नाइनटीन 1925। ठीक है, ये निकाला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बट इसके खिलाफ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो है ये द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1930 जो सबसे पहला एक्ट था, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया मद्रास हिंदू रिलीजियस। इसमें से मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को
एक्सक्लूड कर दिया गया और ये मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल्स एंडाउमेंट एक्ट ऑफ 1925 हो गया और जो भी मुस्लिम्स एंड उनके थे उनको अलग एक्ट दे दिया गया। तो यही वाला एक्ट है द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1930 जिसको रिपील करने की बात अभी की जा रही है। तो ये था वक्फ का हिस्ट्री। ठीक है, 1954 में, ठीक है, जब वक्फ बोर्ड बना तो भारत सरकार ने पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को वक्फ बोर्डों को सौंपने के लिए 1954 का वक्फ बोर्ड एक्ट लागू किया। 1995 ने नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट 1995 को कंप्लीटली जो है वो लागू कर दिया और 2013 में इसको अमेंडमेंट करके इमेंस पावर दी गई, स्वीपिंग पावर्स दी गई वक्फ बोर्ड को। ठीक है, कि वो कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। जैसा कि 1995 का संशोधन, तो 1991 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया। ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो है वो दी गई हैं और 2013 अमेंडमेंट से तो और भी ज़्यादा पावर्स जो है वो बढ़ा दी गई हैं वक्फ बोर्ड की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इंडिया में वक्फ बोर्ड कितने हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, का एक पोर्टल है जिसके तहत 32 वक्फ बोर्ड्स हैं और इसमें सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स भी हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड्स भी हैं। ठीक है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी चेयरमैन होता है। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या है? गवर्निंग बॉडी है इंडिया में। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पूरे इंडिया के वक्फ को मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो उसको देखभाल करती है, मैनेज करती है, देखती है कि कहीं कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का ये काम है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड्स ऑल अक्रॉस इंडिया। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियां हैं। ठीक है, तो 2 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 15,386 संपत्तियां हैं शिया वक्फ बोर्ड के पास। अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ और है, किन किन राज्यों में और हैं? तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। चलिए अब देखते हैं कि अन्य राज्यों का क्या हाल है। तो अगर आप आंकड़ों पे नज़र डालेंगे तो अन्य राज्य जैसे तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली। और अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि 123 संपत्ति जो है वो उसको ले ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन संपत्ति बहुत ज़्यादा है। अगर आप आंकड़े सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, करोड़ों की संपत्ति है। इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि सेना यानी डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd नंबर पे है वक्फ बोर्ड। अगर आप ओनरशिप की बात करें इंडिया में संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, तो 3rd नंबर पे है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ओनरशिप। और काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररी है, इनका मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, जब मन चाहता है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी है डिक्लेयर कर देता है। अभी इन्होंने तमिलनाडु के एक गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था और मुद्दे की बात यह है कि वो गांव पूरा हिंदू डोमिनेटेड है। तो ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं ये, तभी इनकी जुरिस्डिक्शन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररी और अनफेटर्ड है। आप ना कोर्ट जा सकते हैं, ना आप उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट में टेबल किया जा रहा है वक्फ एक्ट का। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने समझा कि क्या बिल है। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वक्फ बोर्ड क्या होती है, हमने उसकी हिस्ट्री देखी,
कि देखा इंडिया में कितनी ज़्यादा वक्फ बोर्ड्स हैं, 32 वक्फ बोर्ड्स हैं विच ऑपरेट्स बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। फिर हमने देखा कि हाँ प्रॉब्लम तो है, जुरिस्डिक्शन काफ़ी ज़्यादा है इनके पास और ये आजकल जो है मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गए हैं, लैंड माफिया जैसे बिहेव करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है इनके पास, रेवेन्यू बहुत कम है, इनफैक्ट रेवेन्यू का तो सरकार को कोई आइडिया ही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए और सबसे बड़ी बात माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम वेमेन जो है काफ़ी ज़्यादा चाहती थी कि ये चेंजेस आएँ, इसीलिए ये जो करंट बिल है वो पार्लियामेंट में टेबल किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इन सब बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पिछले डिस्कशन में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसका आंसर मैंने आपको देने कहा था। क्वेश्चन ये था कि विथ रेफरेंस टू EXIM-4 मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट नंबर 1 was it is a government funded space flight to the international space station and your statement number 2 was it is operated by EXIM Space। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 ओनली। वो गवर्नमेंट फंडेड स्पेस फ्लाइट नहीं था, इट वाज अ प्राइवेट फंडेड स्पेस फ्लाइट। तो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट फंडेड स्पेस फ्लाइट है और हाँ जिसमें हमारे गगनयात्री भी इसरो ने नॉमिनेट किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए। लेट अस सी अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम योर टुडेज सेशन। तो क्वेश्चन है व्हेन वाज द वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1996 एंड ऑप्शन डी इज 1997। इसका करेक्ट आंसर अगेन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।